नमस्कार। आर्यावर्त चैनल में आपका स्वागत है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर देश के कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं। देश की विपक्षी पार्टियां कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, उबाठा सेना, तृणमूल कांग्रेस और सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां इसमें अग्रणी हैं। पहले ये लोग पाकिस्तान से युद्ध नहीं चाहते थे। अब ये लोग भारतीय सेना की जीत पर संदेह जता रहे हैं। इतिहासकार इब्न खाल्दुन ने बताया है कि उनका रवैया वास्तव में ऐसा क्यों हुआ है। ये लोग देशद्रोहियों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं। 14वीं शताब्दी में इब्न खाल्दुन नामक एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहते थे। उनकी पुस्तक मुकदमा को दुनिया भर में इतिहास के अध्ययन में एक मानक ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांत के माध्यम से विश्व के मानव इतिहास का एक आयाम प्रस्तुत किया है। कोई भी राजवंश, कोई स्थापित शक्ति लगभग 4 पीढ़ियों के बाद रसातल में गिर जाती है और इसके लिए उसके संस्थापकों की चौथी पीढ़ी ही जिम्मेदार होती है। खाल्दुन ऐसा कहते हैं। एक नए राजतंत्र की स्थापना होते ही उसमें उसके विनाश के बीज बो दिए जाते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि खाल्दुन का तर्क भी बहुत दिलचस्प है। मानव इतिहास में ऐसे सत्ता संघर्षों का विश्लेषण करते हुए उन्होंने अज़बिया यानी विस्थापितों की जनजातीय वफादारी का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अज़बिया एक समूह के लोगों की पारस्परिक एकनिष्ठ निष्ठा है जो स्थापित नागरिक समाज से बाहर एक स्वतंत्र और स्थायी जीवन जीते हैं। उनमें निष्ठा या प्रतिबद्धता के लिए आत्मसमर्पण करने की प्रतिबद्धता पाई जाती है। खाल्दुन ऐसे जनजातीय भाईचारे को अज़बिया कहते हैं। ऐसे समूहों का स्थापित नागरिक समाज में कोई स्थान नहीं है तथा ऐसे समूह राजशाही के शासन के अधीन नहीं है। स्थापित समाज में उनका कोई स्थान नहीं है। साथ ही ऐसे समूहों में स्थापित नागरिक समाज के मूल्यों के प्रति अत्यधिक घृणा होती है। इसीलिए वे समूह हमेशा स्थापित नागरिक समाज और उसके मूल्यों और शक्ति को नष्ट करने पर तुले रहते हैं। स्थापित समाज और उसकी सत्ता को लगातार उन समूहों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये विस्थापित समूह और उनके भीतर के वंचित लोग लगातार स्थापित व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जब इनमें से कोई समूह स्थापित सरकार को उखाड़ फेंकता है और सत्ता पर कब्जा कर लेता है, तो उसका ये कर्तव्य होता है कि वह सत्ता पर काबिज रहे। फिर जैसे ही नया समूह या उसके नेता राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करना शुरू करते हैं, परिणाम स्वरूप वे अधिक शहरीकृत भी होते जा रहे हैं। उनकी असभ्य, अपरंपरागत प्रवृत्तियां फीकी पड़ने लगती हैं। उनके अंदर की ईर्ष्या या लड़ने की प्रवृत्ति निष्क्रिय हो जाती है और जो शक्ति उन्होंने अपनी कलाइयों की ताकत से अर्जित की थी, अपनी सुरक्षा के लिए सत्ता में बैठे लोगों को कबीले के बाहर से लड़ाकों को किराए पर लेना पड़ता है। ऐसे वेतनभोगी भाड़े के सैनिक, योद्धा गिरोह जितने वफादार नहीं होते। इसलिए ये भाड़े के लड़ाके बाहरी समूहों की लड़ाकू क्षमताओं के सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। संक्षेप में, गिरोह के सदस्य विदेशी, बाहरी लोग, हमलावर जो अपने जीवन के साथ जुआ खेलने को तैयार है, और स्थापित शासक और उनके भाड़े के लड़ाके जो अपनी सत्ता की रक्षा के लिए रक्षात्मक मुद्रा में हैं। उनके बीच ये सत्ता संघर्ष चलता रहता है। इसमें गिरोह के सदस्य अक्सर अपनी बर्बर क्रूरता के कारण जीत जाते हैं। वे अपनी वफादारी से एकजुट हैं, अर्थात समूह में हर कोई एक दूसरे के लिए अपना जीवन देने की प्रतिबद्धता से एकजुट है। उस स्थिति में पहले से स्थापित शक्ति या व्यवस्था नष्ट हो जाती है। एक नए समूह ने इसकी जिम्मेदारी संभाली और सत्ता का प्रयोग किया। इसलिए यह सरकार का परिवर्तन नहीं, बल्कि राजनीतिक परिवर्तन था। यदि विजेता समूह उस जिम्मेदारी को नहीं उठाता है, तो पराजित शक्ति, जो पहले से ही बिखर चुकी है, वापस आ जाएगी। नागरिक समाज प्रणाली को बनाए रखा और प्रशासित किया जाना जारी है, लेकिन एक शक्ति के रूप में इसकी गरिमा और अधिकार नहीं बचा है। वो लगातार नए हमलों का शिकार हो रही है। संक्षेप में कहें तो उस सामाजिक व्यवस्था का लूट का शिकार होने के अलावा कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ऐसा समाज और उसका नेतृत्व लड़ने की इच्छा शक्ति खो चुका है। ऐसा क्यों होता है, जबकि पिछली सरकार बनाने वाले गुट में लड़ने वालों के बीच भाईचारे की भावना प्रबल है। उस समूह में हर कोई लड़ने के लिए तैयार है।
एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार है। इसमें कोई राजा या गुलाम नहीं है, लेकिन गिरोह का नेता ही नायक होता है और सभी टीम के सदस्य उसकी निर्णय लेने की शक्ति और उसके वचन का सम्मान करते हैं। हालांकि वह एक नेता के रूप में कार्य करता है, ये जानते हुए कि उसकी ताकत उसके सहयोगियों की वफादारी और कौशल में निहित है, और इस प्रकार उनके बीच समानता और भाईचारा पनपता है। स्वाभाविक रूप से यदि वह समूह स्थापित सरकार को नष्ट कर देता है और एक नई राजशाही स्थापित करता है, वह जनजाति का नेता या मुख्य राजा होता है। बाकी लोग उसे राजा मानते हैं, लेकिन अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय नया शासक अपने सहकर्मियों के साथ सम्मान और सहपाठियों जैसा व्यवहार करता है। एक टीम का नेता जो सभी बराबर खिलाड़ियों की टीम में अंतिम निर्णय लेता है, उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि वह टीम लीडर। बल्कि न तो उसके सहकर्मी उसे महान मानते हैं और न ही नया राजा स्वयं को महान मानता है। इसीलिए नई सरकार सुचारू रूप से काम कर सकेगी। नए राजा और उसके सहयोगियों के पास अपनी अर्जित शक्ति को बनाए रखने की ताकत भी है। हालांकि जैसे ही ये समूह खुद को नए शासक के रूप में स्थापित करता है और नागरिक समाज में बदलना शुरू करता है, जैसे जैसे समय बीतता है, उनकी ईर्ष्या और लड़ने तथा अपने जीवन को जोखिम में डालने की इच्छा खत्म हो जाती है। उनमें से लड़ाकू लोग शिथिल और उदासीन हो जाते हैं तथा जीवन की सुख सुविधाओं के आदी हो जाते हैं। लेकिन संसाधन उपलब्ध हैं। वहां से वेतन पर लड़ने वाले भाड़े के लड़ाकों की भर्ती की जाती है या सेनाएं खड़ी की जाती हैं। यह सब राजा की अगली पीढ़ी के सामने होता है। यही कारण है कि राज सिंहासन या राजवंश के उत्तराधिकारी की अगली पीढ़ी अपने पिता से नागरिक सत्ता का सफलतापूर्वक प्रयोग करने का पाठ सीखती है, लेकिन एक दूसरे के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की प्रवृत्ति उन्हें विरासत में नहीं मिली है। इसी प्रकार पिता के सहकर्मियों की दूसरी पीढ़ी भी समानता की मानसिकता का अनुभव नहीं करती। प्रमुख के रूप में प्राप्त शक्ति के साथ बड़े होने वाले सहकर्मियों की दूसरी पीढ़ी में उनके हित और स्वार्थ स्थापित व्यवस्था में उलझे हुए हैं। स्वाभाविक रूप से चालाकी या हेराफेरी के जरिए सत्ता हथियाने का मुद्दा धीरे धीरे गुमनामी में खोता जा रहा है। दरअसल अगली पीढ़ी से लड़ना घटिया माना जाता है। इस प्रकार दर्शन शास्त्र का निर्माण होता है। वैचारिक दावे शुरू होते हैं कि लड़ाई बर्बरता है। आज भारत की दुर्दशा का कारण क्या है? इसका उत्तर इस असाबिया में मिलता है। इसे इब्न खाल्दुन की टिप्पणी में समझाया जा सकता है। मूलतः शक्ति धन और समृद्धि लाती है और इसके लिए जीतने हेतु संघर्ष करना पड़ता है। इसके अलावा प्राप्त ज्ञान सत्ता के लिए संघर्ष को निरर्थक बना देता है। आज भले ही पाकिस्तान भारत पर हर तरह से हमला कर रहा है, लेकिन जो लोग युद्ध नहीं चाहते, उन्हें देश और समाज की कोई परवाह नहीं है। उनका हित स्थापित व्यवस्था में निहित है और उन्हें ये भय सताता रहता है कि यदि युद्ध छिड़ गया तो वे अपनी सारी संपत्ति भी खो देंगे। स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग लड़ाई के खिलाफ हैं। ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी कीमत पर शांति खरीदने की वकालत करते हैं। वे इसके लिए दार्शनिक तर्क गढ़ते हैं। ये बौद्धिक तर्क युद्ध के विरुद्ध खड़े होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए और आर्यावर्त चैनल को बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।